नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, देर रात उत्तर प्रदेश में 33 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए और इन तबादलों में जो चर्चित नाम थे उनके भी तबादले किए गए। आपको बता दें, वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है, तो वहीं सूचना निदेशक शिशिर सिंह को हटा करके भदोही के डीएम विशाल सिंह को सूचना निदेशक बनाया गया। आपको बता दें, शिशिर सिंह लंबे समय से सूचना निदेशक थे और उन्हें अब विशेष सचिव एमएसएमई और सीईओ बनाया गया है खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का। सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो चर्चित अधिकारी थे उनको उनके नामों का भी ऐलान किया गया है, उनका तबादला किया गया है। साथ ही साथ 11 जो जिला अधिकारी थे उनके भी तबादले किए गए हैं। आपको बता दें, जो बहुत चर्चित नाम थे, दोनों जो चर्चित नाम है, आपको बताया कौशल राज शर्मा जो कि वाराणसी में एक लंबे समय से तैनात थे। 2019 में उन्हें डीएम की जिम्मेदारी मिली थी, जिसके बाद 2022 में उन्हें कमिश्नर बना दिया गया था। अब एक समय 3 साल पहले उन्हें प्रयागराज का कमिश्नर नियुक्त किया गया था, लेकिन देर रात उनके ट्रांसफर ऑर्डर को निरस्त कर दिया गया था जनहित में बताते हुए। आज इतने लंबे लंबे अंतराल के बाद कौशल राज शर्मा को एक बार फिर से मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम योगी के भरोसेमंद अफसर हैं। राजधानी लखनऊ में जिलाधिकारी की उन्होंने कमान संभाली थी, उसके बाद वाराणसी में पोस्टेड थे। अब उनको मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। साथ ही साथ जो की सूचना के निदेशक बने हैं विशाल सिंह, जो भदोही के डीएम थे। आपको बता दें कि इनको अयोध्या में भी नगर आयुक्त की जिम्मेदारी मिली थी और 2024 फरवरी में इन्हें भदोही का डीएम बनाया गया था। तो जो बड़े अधिकारी थे, जो तमाम जो बड़े नाम थे, जो चर्चा में थे, उनको अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और आपको बताया था, जो विशेष सचिव मुख्यमंत्री के थे सत्येंद्र कुमार, उनको वाराणसी का नया जिला अधिकारी बनाया गया है। वहीं जो जिलाधिकारी वाराणसी थे उन्हें कमिश्नर बना दिया गया है। तो जो तमाम जो चर्चित चेहरे थे, सत्येंद्र कुमार की तस्वीर आपको देख रहे थे, जिनको वाराणसी का जिलाधिकारी बनाया गया। सबसे बड़ी बात है, अगर ध्यान से देखा जाए इन तबादलों की लिस्ट को, तो साफ तौर पर नजर आता है कि सीएम योगी और पीएम मोदी के जो भरोसेमंद अफसर हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि वाराणसी के क्योंकि कई दिनों से वाराणसी में तैनात थे कौशल राज शर्मा, उनको लखनऊ में और मुख्यमंत्री सचिव बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है, कोरोना काल की अगर बात की जाए या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की जाए या फिर वहां पे सड़कों के चौड़ीकरण की बात की जाए, जो तमाम योजनाएं बनारस में देखने को मिली है और जिस तरीके से पीएम मोदी भी उनको सम्मानित कर चुके हैं, ऐसे में सीएम योगी के कार्यालय में एक अधिकारी की तैनाती मिलना और बड़े पद पर तैनाती मिलना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं उस अधिकारी की काबिलियत को साफ तौर पर दर्शाता है। क्योंकि वाराणसी के बाद सीएम योगी के दफ्तर कार्यालय में जिस तरीके से कौशल राज शर्मा को एक तैनाती दी गई है, साफ तौर पर बताता है कि पीएमओ को कौशल राज शर्मा को आपको दिखाया था कि किस तरीके से वाराणसी में उन्होंने कई सारे अच्छे काम किए थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की जाए, सड़कों के चौड़ीकरण की बात की जाए, ये जो तमाम जो विशेष और अच्छे कार्य किए गए हैं, या कहें कि जो पीएम मोदी जिन भरोसेमंद जो अफसर थे वो ये कौशल राज शर्मा ही है, इनके ऊपर विश्वास करते थे पीएम मोदी। और यही कारण थे कि लंबे समय से, करीब 6 साल से वहां पर ये पोस्टेड थे। अब इनको सीएमओ में तैनाती मिली है और अब ये मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में एक नई जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको बता दें, विशाल सिंह की जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, भदोही के डीएम है और विशाल सिंह को अब सूचना का निदेशक बनाया गया है। शिशिर सिंह की जगह इन्होंने भदोही के डीएम थे। और आपको बता दें कि 2024 से तक ये वहां पर अयोध्या में थे और नगर आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहां पर भी कई सारे काम किए गए थे। आपको बता दें कि जैसे वाराणसी में और अयोध्या में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिस तरीके से काम हुआ है और अयोध्या में श्री राम लाला का मंदिर बनाया, तो ऐसे में नगर आयुक्त की इनके पास जिम्मेदारी थी। 2024 में इन्हें भदोही का डीएम बनाया गया था और अब एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर दी गई है सूचना निदेशक के तौर पर। आपको बता दें, लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। उनको विशेष सचिव ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा बनाया गया है। इंद्रजीत सिंह ने भी बहुत सारे अच्छे काम किए थे और जिस तरीके से कूड़े का पहाड़ लखनऊ में, एक कूड़े का पहाड़ों का ढेर लग गया था, उसको ना सिर्फ समाप्त किया बल्कि जीआई टैगिंग करवाई, जिससे जो हाउस टैक्स कलेक्शन में एक अपार बढ़ोतरी भी हुई थी। साथ ही साथ ये भी खबरें कि सैलरी को लेकर के भी जो निगम के कर्मचारी थे बड़े परेशान रहते थे, उसको भी उन्होंने बहुत सही किया। इंद्रजीत सिंह की भी आपको तस्वीर दिखाते हैं।
कि कई चेहरे हैं और 33 नाम है। 33 आईएसओ की लिस्ट एक बड़ी लिस्ट मानी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 2 और 3 नाम थे जो सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं, वो सूचना निदेशक के तौर पर विशाल सिंह की बात की जाए, क्योंकि एक लंबे अंतराल, लंबे समय से ये माना भी जा रहा था कि दोनों अधिकारी, कौशल राज शर्मा की बात की जाए या फिर शशि सिंह की बात की जाए, लंबे समय से ये तैनात थे। तो ऐसे में इनके तबादलों की पहले से ही खबरें चली आ रही थी और कहीं ना कहीं आज उन तबादलों पर कहीं ना कहीं मुहर लग गई है, क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले इनको हटना तय माना जा रहा था। इससे पहले इनकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई और इनके विभागों को बंटवारा करते हुए इनके तबादले कर दिए गए और अब इनको विशेष जिम्मेदारी दी गई है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से सीएम योगी और पीएम मोदी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की लिस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पीएमओ का भी दखल साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ ज्ञानेन जुड़े हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेन, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? असल देखिए, प्रतापगढ़ से दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर दोनों देखिए पुलिस को लेकर के है। पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि कुछ ही घंटों के अंदर दो लूट की वारदात, फिर इसके बाद देर रात पुलिस के साथ मुठभेड़। पहली खबर ये है कि संग्रामगढ़ थाना पड़ता है, वहां पर एक महिला के साथ बीती रात, क्योंकि देखिए लगन का समय चल रहा है, लगन का पीरियड चल रहा है, लोग अभी ज्यादातर शादियों में या तिलक में या एंगेजमेंट में आ जा रहे हैं। एक महिला के साथ पहली बात तो वहां पे छिड़ौती होती है और छिड़ौती के बाद मात्र वहां से 5 किलोमीटर दूरी पे आपको बता दें कि एक कैमरामैन था जो एंगेजमेंट करके तिलक करके सीधे रायबरेली के लिए देखा जा रहा था, उससे मालिकपुर थाना अंतर्गत, जो कि प्रयागराज लखनऊ हाईवे है। ये पूरी की पूरी घटना 20 और 21 की बीती रात की है। वहां पे घटना घटित की जाती है, इसका कैमरा ले लिया जाता है। तो जी 5 किलोमीटर के दायरे में दो बड़ी घटनाएं घटित हो जाना, और वो भी तकरीबन 9:30 से 10 बजे के आसपास में पुलिस के ऊपर काफी बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है। इसलिए क्योंकि लगन पीरियड में खासतौर पर हर क्षेत्रों में पुलिस की गश्त होनी चाहिए और हर जगह पुलिस की मुस्तैदी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो भी लड़की का बाप होता है, लड़के के बाप होते हैं, उनके पास कैश से ज्यादा भरमार होती है, क्योंकि शादी विवाह का समारोह। आज की बीती रात, अब दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं कि पुलिस की मुठभेड़ हो जाती है लालगंज थाना अंतर्गत। एक सलमान करके अपराधी था, लूट, हत्या और डकैती जैसे कई जघन्य अपराधों में वांछित चल रहा था। 14 से अधिक इसके ऊपर मुकदमे हैं और देर रात चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई और उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल अभी इसका इलाज चल रहा है। फिलहाल दो बड़ी खबरें थी, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से आधे से 1 घंटे के अंदर दो बड़ी घटनाएं, फिर उसके बाद आप कुछ ही देर बाद दूसरे थाना अंतर्गत मुठभेड़ हो जाना, फिलहाल पुलिस के लिए बड़ी सफलता थी। लेकिन ये घटनाओं को भी रोका जा सकता है, क्योंकि इस समय लगन का पीरियड काफी तेजी पे है और ये महिला के साथ तकरीबन 15 से 20 हजार रुपए की बात कही जा रही है। और कैमरामैन जिससे कैमरा छीना गया, उससे उसकी माने तो तकरीबन 3.5 से 4 लाख का उसका कैमरा था, वो फिरौती की गई है। फिलहाल अभी पुलिस ने उसका पूर्ण रूप से खुलासा नहीं किया, लेकिन पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है कि 14 से अधिक आसपास के जनपदों में देखे, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में इसके ऊपर 14 से अधिक मुकदमे हैं और काफी बड़ा अपराधी था। ये कहा जा रहा है कि अ, ये एक घटना को अंजाम देने जा रहा था और इसका भी टारगेट एक शादी समारोह था, जहाँ पे घटना की घटित करने जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस के मुखबिरों खास सूचना मिलती है और घेराबंदी की जाती है और तकरीबन 10 राउंड से अधिक फायर होता है और आज बदमाश इनके हिरासत में, एक बदमाश फरार है, उसकी भी खोजबीन की जा रही है। एक पिस्टल और काफी भारी मात्रा में कारतूस पुलिस को बरामद हुआ है। अकल बिल्कुल ज्ञानेंद्र, कहीं ना कहीं एक अपराधियों के खिलाफ जिस तरीके से यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है, लेकिन कुछ घटनाएं जो घटित होती कहीं ना कहीं पूरे के पूरे विभाग पर इस तरीके के सवाल खड़े करती हैं और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि क्या कर रही है पुलिस, क्योंकि अगर एक समय के अंतराल में ही अगर इस तरीके की 2-3 घटनाएं घटित हो जाएं और तो पुलिस के ऊपर तो सवालिया निशान लगेंगे ही। लेकिन एक तरफ इस तरह की खबर है तो दूसरी तरफ एक अपराधी को पकड़ने का भी मामला सामने है, तो ऐसे में दोनों तरफ से बैलेंस वाला मामला। लेकिन इस तरीके की जो खबरें आती है, इस पे लगाम क्यों नहीं लग पाती? आखिरकार क्या पुलिस का खौफ नहीं रह गया कि केवल ऑपरेशन लंगड़ा चला करके केवल खाना पूर्ति की जाएगी, या इस तरीके से चेकिंग पॉइंट्स पे अगर चेकिंग की जा रही है और अगर इस तरीके के जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, तो अपराधियों में खौफ क्यों नहीं हो रही है? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना ज्ञानेंद्र। प्रतापगढ़ पुलिस पर वैसे भी कई बार सवाल खड़े होते रहे। बिल्कुल, देखिए असल दोनों घटनाओं की बात करें कि जो दोनों घटनाएं घटित हुई है,
सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा का पूरा एरिया सन्नाटा का पूरा खाली एरिया कहा जा सकता है, जंगल सा एरिया है पूरा। मैं वहाँ से गया हूँ काफ़ी बार, काला काकर जो कि रात घराने का रास्ता पड़ता है। और उस एरिया में खास तौर पे जब यहाँ पे पूर्व एसपी थे, चाहे उससे भी पूर्व एसपी रहे हो, गश्त के लिए हर एक जगह अस्थायी पुलिस बूथ बनवाए थे। उस बूथ पे रात में मैं क्या कहूँगा, मैं अभी भी बात करूँगा, अगर मैं अभी जाके आपको वहाँ से लाइव देने का दिखाऊंगा, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ कोई पुलिस बूथ नहीं, उसमें ताला लटका मिलता है। दूसरी बात कि रात में वहाँ पे हर वक्त चेकिंग पॉइंट बनाए गए थे, जब तक वो थे 3 साल से, चाहे उससे पहले अनुराग गांधी थे, चाहे उससे पहले अभिषेक सिंह जो एसपीएफ से आए हुए थे, यहाँ पे एसपी थे, वो थे। उससे पहले अगर मैं जितने भी आईपीएस यहाँ पे आए, वहाँ खासा जो जंगल एरिया है, वहाँ पे चेकिंग पॉइंट बनाए गए थे, पुलिस की तैनाती रहती थी। इन चेकिंग पॉइंटों पे खुद यहाँ के एसपीओ की नजर रहती थी। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं घटित हो रही है, ये साले इंसान गलत है। आपको ये बता दें कि प्रयागराज हाईवे जहाँ से कुंभ का पूरा रास्ता था, वो भी जो कैमरा छीना गया है कैमरामैन का, वो भी ये बता रहा है कि वो एरिया भी पूरा जंगल वाला एरिया है, क्योंकि वहाँ बाघ है, आम के दोनों साइड से बाघ है, पूरा का पूरा एरिया। और ये आपको सबसे बड़ी मैं वाली आपको बात एक बताने जा रहा हूँ कि पहले तो पुलिस 2 घंटे तक उस कैमरामैन को इस थाने से उस थाने, इस थाने से उस थाने घुमाती रही। 2 घंटे तक उसको उस थानों का चक्कर लगाना पड़ा, लेकिन सूचना पुलिस को उसने 112 पे दे दी थी। लेकिन नवाबगंज थाना कह रहा है कि हम मालिकपुर का ये कह रहा है कि नवाबगंज का। आखिर में सबसे बड़ी बात तो दो थाने की दहलीज में आप फंसा करके क्रिटिकल अगर परेशान, देखिए पुलिस किस लिए होती है, सहयोग के लिए होती है ना। आपको जानकारी नहीं है तब तक त्वरित कार्रवाई करते, कुछ ना कुछ करते, तो हो सकता है इस तरह की घटना या जो भी इस तरीके का अपराधी हो, आप थानों में अपनी सीमा में उलझे रहेंगे तो अपराधी तो अपना अपराध करके चले जाएंगे और आप उलझते रहेंगे कि इस अपराध सीमा में था, इनके अपराध सीमा में था, इनके दायरे में आता है। ये थाने की जो सीमाएं हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और कई बार इस तरीके के जो मामले आते हैं, सीमाओं के चक्कर में अपराधी सीमा में अपराध करता है, भाग जाता है दूसरी सीमा में। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है ये क्यों उलझी रहती है इस सीमा के चक्कर में। सवाल जरूर ज्ञानेंद्र एक बार कीजिएगा वहां के एसपी से कि आखिरकार ये जो सीमा का जो एक सीमा बनाई जाती है, पुलिस क्यों नहीं त्वरित कार्रवाई करती है। पुलिस तो पूरे प्रदेश की पुलिस है ना, क्या ऐसा थोड़ी ना कि इस सीमा में इस पुलिस का काम है, उस सीमा में उस पुलिस का काम है। अगर आपके पास कोई शिकायत करता आता है तो सबसे पहले आप उसकी शिकायत सुनिए और उस पर कार्रवाई कीजिए। आप ही दूसरी सीमा वाले पुलिस वालों को बता दीजिए और तब तक कार्रवाई तो कीजिए, छानबीन तो कीजिए। अपराधी तो अपराध करके चले जाएंगे और सीमा का खेल खेलते रहेंगे आप लोग। अधिकारियों से बात कीजिएगा आखिरकार ये सीमा का खेल कब तक चलेगा और क्या इसको लेकर के कोई जो ये बहुत बड़ा लूपहोल है ज्ञानेंद्र, इसको भी समझने की जरूरत है और अधिकारी इस पर क्या निर्णय लेते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए, अगर बात करें अगर तो रायबरेली की, जैसे आपने कहा कि बीती रात जो है कई सारे ट्रांसफर हुए जो है उसमें लगभग 37 से 34 है। और रायबरेली में अगर बात करें तो रायबरेली में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। और रायबरेली में यहाँ पे एक पुलिस उपाधीक्षक जो है चेंजेस की खबर आई है और ये है मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इसमें है गिरिजा शंकर त्रिपाठी, पुलिस उपाधीक्षक जनपद बुलंदशहर से इनको जो है पुलिस उपाधीक्षक जनपद रायबरेली के लिए ट्रांसफर किया गया। एक यही है और ये पीपीएस रैंक के अधिकारी है। और अगर बात करें तो आईएएस और पीसीएस में उस तरीके से यहाँ पे रायबरेली में अभी तक किसी तरीके के कोई चेंजेस नहीं हुए। और डीएम की बात करें तो लगातार अच्छे काम हो रहे हैं। और वहीं पे एसपी रायबरेली वो भी जो है उस तरीके जिस तरीके से पुलिसिंग चल रही है उससे कहीं बेहतर पुलिसिंग चलाते नजर आ रहा है। और आने वाले समय में जिस तरीके से जो डीएम के प्रशासनिक अपने काम होने चाहिए जिस तरीके से वो अपने वो काम करते नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें रायबरेली की तो आज जो नगर पालिका की बोर्ड बैठक थी अभी 3 दिन पहले और उसमें कई सारी समस्याएं हुई। नगर पालिका अध्यक्ष सुब्रम सोनकर के खिलाफ कुछ लामबंद हुए जो है इनके अपने सभासद विरोध में थे। लगभग 80% सभासद विरोध में थे और उसमें जो विरोध में सभासद रहे इनकी बातें जब नहीं हुई तो उस समय अनिश्चितकाल के लिए बैठक को जो है अध्यक्ष सुब्रम सोनकर द्वारा अनिश्चितकाल के लिए जो है स्थगित कर दिया गया। और उसमें जब उसी दिन प्रभारी मंत्री और संजय निषाद केंद्रीय मंत्री और कई ऐसे कमलेश पासवान 2-3 मंत्रियों का दौरा था रायबरेली जिले का। तो सारे जो नगर पालिका के
अगर बात करें तो सभासद जो है वो पीडब्ल्यूडी के साथ पहुंचे और पीडब्ल्यूडी के साथ पहुंचे उन्होंने न्याय की गुहार राकेश सचान के यहाँ लगाया। राकेश सचान ने ऑन द स्पॉट डीएम हर्षिता माथुर को फोन किया और कहा कि 3 दिन के अंदर इनकी समस्याओं का समाधान होना हो जाना चाहिए। और जब वहां उनसे बात करी तो आज ये तीसरा दिन है, तो उसी में सारे जो 80% सभासद रहे वो सब एक साथ लामबंद होकर के डीएम को आज उन्होंने फिर से ज्ञापन दिया और डीएम ने जल्द से जल्द अगली बोर्ड अध्यक्ष नगर पालिका की बोर्ड बैठक को लेकर के आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कराया जाएगा और जो भी उनकी अपनी मांगे हैं जिस वजह से नाराजगी है वो जल्द से जल्द डीएम हर्षिता माथुर के द्वारा आश्वासन दिया गया कि ये जो है जल्द से जल्द जो है इसको सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जी एक सवाल ये भी है कि देखिए 11 जिलों के जिला अधिकारी बदल दिए गए, लेकिन रायबरेली लखनऊ से सटा हुआ जिला है, तो ऐसा माना जाए कि क्या जो रिपोर्ट है वो अच्छी रिपोर्ट गई है? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जिला अधिकारी को हटाने के पीछे रिपोर्ट कार्ड बहुत अहम होता है, और रिपोर्ट जो है क्या अच्छी थी, इसी वजह से यहाँ की जो जिला अधिकारी है लखनऊ से सटी हुई वहां पर उनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई नहीं की गई या उनके कार्यक्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया? देखिए अगर यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट एक्चुअली मैं बात करूं तो डीएम हर्षिता माथुर का जिस तरीके वर्किंग है, और मैं अक्सर आपके साथ कहता आता हूं और आप मेरी रिपोर्टिंग शायद देखते हो, मैं ये नहीं कहूंगा अपने मियां मिट्टू नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आला अधिकारी अगर बात करें डीएम और एसपी, यही दो ऐसे अधिकारी हैं जो शायद जितने भी तहसील है 6 की 6 और जितने विधानसभा है 6 की 6 5 की 5 वो सब पे कंट्रोल लेते नजर ये दो आला अधिकारी नजर आते हैं। और अगर बात करें तो लगभग डीएम हर्षिता माथुर और डॉक्टर यशवीर सिंह ने जब से कमाल संभाली, खासकर अगर डीएम हर्षिता माथुर की बात करें तो देखिए नाराजगी वाली कोई बात रही नहीं, और जिस तरीके से और खासकर रायबरेली के तो मुझे लगता है कि पहली नजर और पहली और पहली दोनों नजरें होती हैं आला कमान। जैसे आपने कहा कि ट्रांसफर जो हुआ उसमें केंद्र भी इन्वॉल्व हो सकता है और राज्य तो है ही, तो कहीं ना कहीं केंद्र ने भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे देखा होगा, और नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी का यहाँ से चुनाव लड़ना, गांधी परिवार का यहाँ से चुनाव लड़ना, तो यहाँ के डीएम के ऊपर भी पैनी नजर नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से डीएम हर्षिता माथुर की कार्यशैली रही है, जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली रही है, उसको लेकर के शायद जो डिसीजन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन ये इंतजार था लोगों का, काफी लंबा वक्त हुआ और शायद इस लिस्ट में इनका भी नाम हो सकता है, लेकिन कार्यशैली के ऊपर सब डिपेंड करता है। कहते नहीं कि हम साल भर पढ़ाई करते हैं, एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है जब हमने कितनी पढ़ाई करी। तो कल जो रिजल्ट आया उससे पता चला कि डीएम ने कितनी अच्छी पढ़ाई करी थी और डॉक्टर यशवीर सिंह ने कितनी छोड़ी, उसका रिजल्ट कल आउट हुआ था। लेकिन इस तरीके से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बेहतरीन पढ़ाई थी, और ऐसी पढ़ाई होनी भी चाहिए ऊपर हमारा आला कमान जो बैठा है अगर वो संतुष्ट है, और हमारी जो जनता है अगर मैं एक औहदे पे हूँ तो शायद अगर वो सेटिस्फाइड है सब, और हर इंसान 100% से करेक्ट नहीं हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो इसीलिए और कार्यशैली को लेकर विशेष जो है चर्चाओं में अक्सर रहता है कि निष्पक्ष कार्यशैली रहती है दोनों अधिकारियों की। जी बिल्कुल इंद्रवीर, अधिकारियों की कार्यशैली पर तमाम नेता भी सवाल खड़े करते हैं और दिनेश प्रताप सिंह वहां से मंत्री भी हैं। ऐसे में अगर वहां की डीएम अच्छा कार्य कर रही है तो मुझे लगता है कि उनके रिपोर्ट कार्ड की वजह से या उनकी कार्यशैली की वजह से उनके ऊपर फिलहाल कोई आज आती हुई नजर नहीं आ रही, और साथ ही साथ उनके कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव भी नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। जितेंद्र हमारे साथ बस्ती से जुड़े हुए। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज? कोई बात नहीं। अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए, फिलहाल कई सारी खबरें हैं, लेकिन मैं पहली एक खबर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट होता है और तमाशबीरों में कहीं ना कहीं एक महिला देवदूत बन के आती है, कहीं ना कहीं ये भी एक खबर है। दूसरी खबर एक बताई जाए, ट्रेंडिंग में बता दे रहा हूँ फिलहाल, जिस तरीके से कि खाने में फूड पॉइजन की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, या थानेदार जो है अपना थाना नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसी कई खबरें हैं। लेकिन पहली खबर पे अगर मैं जाऊंगा, बीते 14 तारीख की ये खबर है, लालगंज थाना क्षेत्र का एक महतो गांव का मामला है, जहां पे एक शादी में आपको बता दें कि जिस शादी में जो बाराती थे या घराती थे, जब वो खाना खाते हैं तो उल्टियां करने लगते हैं। उल्टियां करने के बाद जिस तरीके से लोगों को फूड पॉइजन हुआ, उसमें से अखंड 2 लोगों की मौत भी हो गई। फिलहाल 5 लोग जो है ऑलरेडी जो है काफी क्रिटिकल भी है। बाकी जो सैकड़ों की संख्या में अगर मैं बात करूं, लगभग जो है 100 से अधिक जो लोग हैं, चाहे लखनऊ की बात कीजिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज, या गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज, बस्ती के कैली हॉस्पिटल की बात की जाए, ऐसे कई हॉस्पिटलों में लोग एडमिट है। फिलहाल 2 लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन सवाल अखंड अब भी ये खड़ा है, क्या 2 लोगों की मौत हो गई है, फूड पॉइजन था या क्या दिक्कतें थी, ये नहीं पता। लेकिन क्या जिले के अधिकारी या पूर्व विभाग के अधिकारी को जिम्मेदारी नहीं होती है
तो उसकी जांच की जाए, क्यों इन लोगों की मौत हो गई, खाने में ऐसा क्या था कि जिस तरीके से हुआ। लगातार अखंड 14 तारीख की ये घटना है, आज इस तरीके से 21-22 तारीख के आसपास हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी है अखंड वहां तक अभी तक पहुंचने की जहमत नहीं उठा पाए। अखंड ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल एक्चुअली क्या है ना कि जितेंद्र, सबसे बड़ी समस्या है इन अधिकारियों के परिवार वाला उसमें कोई शामिल नहीं था, तो क्यों कहीं ना कहीं क्यों जांच करेंगे या जिम्मेदारों के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों होगी? एफएसएसआई का काम क्या है? सबसे बड़ी बात है कि तमाम अभी लखनऊ में ही, राजधानी में ही नकली पनीर मिला और बहुत बड़ी तादाद में मिला। तमाम जो इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, फूड पॉइजनिंग से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, कई जगह जान चली जाती है, लेकिन जिम्मेदार जो है वो सोए हुए हैं। ना जाने एसी कमरों में धूप निकल गई, पारा बढ़ता चला जा रहा है, तो हमें लग रहा है एसी कमरों से निकलना ही नहीं चाहते। और जो ये मिलावटखोर हैं, जो ये नकली सामान बेच रहे हैं, इनके जो मंसूबे हैं वो साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। कितने लोग की जिंदगी का या उनके घर वाले परेशान हैं, कोई अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, और ये लोग आराम से मस्त होकर घूम रहे हैं। तमाम चीजें शादी के सीजन में, किसी भी प्रोग्राम या त्योहार का जब सीजन आता है, तो उस समय जो मिलावट हो रही है, जो नकली सामान बेचने वाले होते हैं वो एक्टिव नजर आते हैं। तो कम से कम एफएसएसआई के तमाम जो अधिकारी, उनको तो कम से कम एक्टिव नजर आना चाहिए। राजधानी में तो इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, तो आप क्या कर रहे हो? आपको नहीं पता है कि आपके जिले में किस तरह की घटना घट रही है? क्या आपको उसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? घूमना नहीं चाहिए? तमाम जो ऐसी जगह है जहां पर इस तरीके के सामान प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहां पर जांच नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल अखंड, इस बारे में मैंने अधिकारियों से भी हमने बात की है, लेकिन अभी तक किसी का भी कोई जवाब इसमें नहीं आया है, क्योंकि साफ तौर बात है कि जिस तरीके से 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 5 लोग अभी क्रिटिकल है, बाकी लोग एडमिट है, कहीं ना कहीं, लेकिन जो जिम्मेदार है उनको वाकई में इसकी जांच करनी चाहिए कि खाने में ऐसा क्या था कि जिस तरीके से जो है लोगों की, उनकी 2 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल ये सवालिया निशान है, और ये अभी खड़ा है, जिम्मेदारियों से हमारी बात नहीं होगी, उनसे हम जानेंगे भी कि आखिर में ये किस तरीके से हुआ और इस पर क्या वो जांच करते हैं। फिलहाल अगर मैं दूसरी खबर पर जाना चाहूंगा, तो जिस तरीके से बस्ती के पुलिस अधीक्षक लगातार मिर्जापुर में भी देखने को मिल रहा था कि वो थाने को ही लगातार सस्पेंड कर देते थे, वैसे ही वो बस्ती पहुंचने के बाद उन्होंने जिस तरीके से बीते कुछ दिन पहले भी सिपाही दे दिया है, इस तरीके से ट्रांसफर के सवाल था, लेकिन क्या उनके अभी 2 दिन पहले अध्यक्ष अपनी से इस तरीके से समिति अखंड आपको बता दें कि 2 थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक के आसपास की चोरी हुई है। जो मैं अखंड लाख में करोड़ों की बात करूंगा कि जिस तरीके से वहां पे चोरी हुई है, और जो सामान थे उनके पैकेट बात की जाए या ज्वेलरी के जो बॉक्सेस होते हैं, जो एवरीथिंग जो भी उनकी चीजें होती है, वो गन्ने के खेतों में, मकान के पीछे कहीं ना कहीं ऐसी जगह जो है वो बरामद करने के सवाल ये क्या पुलिस अगर रात को अपनी निगरानी करती है, बीट का जो सिपाही अगर वो लगातार क्षेत्र में इस बारे में हमने बस्ती के पुलिस अधीक्षक से बात की, साफ बताया कि टीम गठित कर दी है, जांच पड़ताल की जा रही है, देखा जाए ये चोरियां होंगी, ऐसी टीमें गठित होती रहेंगी जितेंद्र, टीमें गठित होती रहेंगी, जांच पड़ताल की जाती रहेंगी, लेकिन जो जो चोर हैं, जो अपराधी हैं, उनके जो हौसले हैं वो पस्त ना होकर के और बुलंद होते नजर आ जाएंगे। फिलहाल ये अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी, देखिए, उनकी कार्यशैली पे सवाल खड़े होते हैं। अगर इस तरीके की घटनाएं उनके राज्य में होती है, तो उनको कम से कम कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए कि जो अपराधी इस तरीके के जो अपराध को अंजाम दे रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनके हौसले पस्त हो और वो लगाम लगाई जा सके। लेकिन फिलहाल अपराध को लेकर के किस तरीके की कार्यशैली है या किस तरीके से उनकी प्लानिंग है, ये समझ से परे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। बाबू अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए भदोही से। अभिषेक, बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपके जिला अधिकारी को, निदेशक सूचना की जिम्मेदारी मिली है विशाल सिंह को लेकर के। वहां के लोग भदोही के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है जो सरकार ने उनको इतना बड़ा इनाम दिया है? जी अखंड, अगर हम बात करें भदोही जनपद की, तो भदोही जनपद प्रयागराज और वाराणसी के बीच में पड़ता है, दोनों जनपदों से घिरा हुआ जनपद है। बहुत छोटा जनपद है, लेकिन जिस तरीके से विशाल सिंह की अगर बात की जाए, विशाल सिंह जब 2024 में यहाँ जिलाधिकारी के पद पर तैनात हुए, तब से यह लगातार देखा जाने लगा कि भदोही की विकास की गति लगातार बढ़ती हुई नजर आई। इसी के साथ साथ ऐसे कार्य थे जो वास्तव में जनपद में नहीं हो पा रहे थे, जैसे कि जनसंवाद जो है कि जिस तरीके से जिलाधिकारी ने बैठक कर लगातार यह प्रयास किया कि भदोही में जो भी जन संवाद के माध्यम से जो जन समस्याएं हैं उसको कैसे दूर किया जाए। इसी के साथ साथ और भी ऐसी गतिविधियां थी जिसमें लगाम लगी, जैसे कि भ्रष्टाचार पर जिलाधिकारी का एक संदेश हमेशा रहता था कि लगातार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए। इसके साथ साथ तमाम विकास कार्यों की भी नई गति मिली। भदोही में स्टेडियम को लेकर के भी
जिलाधिकारी विशाल सिंह ने भी बड़ी बात कही थी कि यहाँ अगर मैं जिलाधिकारी रहा 1-2 वर्ष और तक, तो यहाँ वास्तव में जो समुचित व्यवस्थाएं स्टेडियम में होनी चाहिए थी वो नहीं है, वो मैं करा करके रहूंगा। और भी लगातार वह जो है क्षेत्र में जाकर के प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा एवं शौचालयों की समीक्षा, जो भी विकास कार्य की समीक्षाएं होती रहती है जिलाधिकारी के माध्यम से, ग्राम चौपाल के माध्यम से, वो लगातार करते हुए नजर आते थे विशाल जी। जी अखंड, बिल्कुल। अभिषेक, शायद यही कारण है कि जो तमाम जो लोगों की समस्या थी, या यूं कहें कि जो उन्होंने अच्छे कार्य किए थे उसका आज इनाम मिला है, और सूचना के निदेशक पद पर, क्योंकि कई बड़े अधिकारी थे जो इस रेस में थे, लेकिन उन सभी को डिफीट करते हुए आज विशाल सिंह ने एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि अब सूचना निदेशक बहुत बड़ा पद भी है उत्तर प्रदेश में, अगर उस पद पर वो पहुंच गए तमाम लोगों को डिफीट करके, तो जरूर उन्हें कोई ना कोई काबिलियत जरूर रही होगी। और शायद यही कारण है कि आज उनको सरकार ने, ये जो तमाम बड़े अधिकारी उन्होंने इस पद से नवाजा है उनको। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, विशाल सिंह को लेकर के जिस तरीके की बात की जा रही थी कि अयोध्या में नगर आयुक्त की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे भदोही के डीएम से पहले, और उन्हें वहां भी बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे, उसके बाद उन्हें भदोही का डीएम बनाया गया था। कहें अगर उत्तर प्रदेश सरकार या फिर केंद्र की सरकार हो, दोनों के लिए आज से अयोध्या भी बड़ी महत्वपूर्ण जगह है और वाराणसी भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और दोनों जगह के जो करीब के जो अधिकारी हैं उनको जिस तरीके से विशेष जिम्मेदारी मिली है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शाता है कि उन अधिकारियों की छवि सरकार की नजरों में भी बेहद अच्छी है, और उनका जो कार्य कुशलता या कार्य करने का तरीका है वो भी सरकार को बेहद पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए बाबू अभिषेक। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीलीभीत से। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है पीलीभीत से? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत में विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। इसको लेकर पीलीभीत में कुछ शरारतियों के द्वारा शहर का माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। जब इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो मौके पर थाना कोतवाली पुलिस पहुंची थी, जिन्होंने पाया कि वहां पर सड़क पे भी एक इजराइल का झंडा बनाया गया है, उस पर कुछ लोगों ने अपना नाम अंकित किया गया है। इसको लेकर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया है। इसके विजुअल पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं, और यहाँ पर शहर में पोस्टरवार को मौके पर पुलिस पहुंची थी, उन्होंने पोस्टरों को हटवा दिया गया है। जिस तरीके से ये शरारती तत्व जो लगातार शहर का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए और इन लोगों को कठोर से कठोर सजा के लिए निर्देशित करना चाहिए। क्या अभी तक किसी की जानकारी लग पाई है कि कौन से ऐसे शरारती तत्व थे? किसी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने? आकाश, अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे, अभी तो कुछ लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, पुलिस जांच कर रही है। वहीं उस मौके पर पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने जो इजराइल का झंडा सड़क पे बनाया गया था उस पे सफेद पेंट से मतलब पोत दिया गया है, और बाकी जो लोग अज्ञात लोग हैं उनकी जांच कर रही है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से शरारती तत्व के, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कल एटीएस की टीम ने खुलासा किया था एक आतंकी मॉड्यूल का, और लगातार इस तरीके से देश का माहौल बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है, ऐसे में पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। हमारी जो एजेंसीज हैं, इनपुट्स उनको मिल रहे हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई करें। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में किसकी गिरफ्तारी, तो कौन से ऐसे लोग हैं, तो कौन से ऐसे शरारती तत्व हैं जो इस पूरे देश और प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आकाश। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए कुशीनगर से। राजेश, आपके भी जिले के जिला अधिकारी को बदल दिया गया है? जी, वैसे डीएम विशाल भारद्वाज का कार्यकाल लगभग जनपद में 7-8 महीने का रहा है, और यह कार्यकाल उनका कुल मिलाकर के काफी बेहतर रहा है, और अब उन्हें मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है। और जो नए जिलाधिकारी आ रहे हैं, महेंद्र सिंह तंवर, वो अब कुशीनगर के नए डीएम होंगे। वैसे जो इनका कार्यकाल रहा विशाल भारद्वाज जी का, वो बेहतर रहा है। उन्होंने शासन के मंशा के अनुरूप जो भी विकास योजनाएं हैं वो धरातल पर उतारने का उनके द्वारा कार्य किया गया। जी बिल्कुल राजेश, शायद यही था, अगर नहीं उतारते, सरकार की जो मंशा होती है, शासन की जो मंशा होती है, अगर नहीं उतारते तो उनको विशेष सचिव की जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी नहीं मिलती। और कुशीनगर के लिए भी एक सौभाग्य की बात है अगर ऐसे अधिकारी हों, क्योंकि देखिए अगर अधिकारियों की कार्यशैली और कार्य कुशलता से बहुत सारी चीजें होती हैं, अधिकारियों पर ही सब कुछ निर्भर करता है। अगर एक जिलाधिकारी अच्छे रूप से महत्वपूर्ण तरीके से जो भी जनता की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के काम करता है, तो कहीं ना कहीं जो बड़े पद पर या जो बड़े लोग हैं, जो सत्ता में आसीन लोग हैं, उनकी नजर उन पर पड़ती है। और कुशीनगर को लेकर के जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि विशाल भारद्वाज ने अच्छा कार्य किया है, शायद आज उसका ही इनाम मिला है। कुछ अच्छे काम राजेश उनके बताइए जो उन्होंने कुशीनगर की जनता के लिए, कुशीनगर के लिए किए हैं। वैसे तो बहुत विशेष नहीं, लेकिन कुल मिलाया जाकर उनका कार्यकाल बड़ा छोटा रहा है। 7-8 महीने का कार्यकाल रहा है उनका,
लेकिन जो भी कार्यकाल रहा है वो काफी बेहतर रहा है। और कुल मिला जुला करके जनता की समस्याओं को टाइम से सुनते थे। 10 से 12 बजे जो जनता दर्शन लगता है उसमें वो लोगों के अधिक से अधिक उनकी समस्याओं को सुन करके उसका निदान करने का काम करते थे। बिल्कुल राजेश, जनता की समस्याएं सर्वोपरि होती हैं और जनता की समस्याओं को सुनकर अगर उनका निवारण कर दिया जाए, उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाए तो कहीं ना कहीं जनता की सहूलियत के लिए, जनता के लिए वो अधिकारी बेहतर माना जाता है। और भले ही कम समय मिला हो कुशीनगर के लिए, लेकिन अगर उन्होंने इस 8 महीने के अंतराल पर 8 महीने के अंदर कोई भी जो कार्य किए हैं, जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई है, शायद यही कारण है कि आज विशेष सचिव मुख्यमंत्री के रूप में उनको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप राजेश। तो आज जिस तरीके से देर रात 33 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए, कहीं ना कहीं चौंकाने वाले नाम भी उसमें शामिल थे, लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि अधिकारी आए और अच्छा काम करे, बेहतर तरीके से काम कर सके। लेकिन जिस तरीके से 2 अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है, मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है और वहीं सूचना निदेशक के पद पर जो भदोही के डीएम थे विशाल सिंह, इन दोनों के जो पद है, जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी मिली है, कहीं ना कहीं ये बात देखने को मिलती है कि एक अधिकारी अगर अच्छा कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको तैनाती और सरकार की नजरों में वो लगातार बने रहते हैं और शायद यही कारण है कि सरकार उनको इनाम भी अच्छा देती है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।